प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका एसएसटी टीचर अजय पांडे। आज के वीडियो में मैं आपको आपकी एसएसटी का जो इकोनॉमिक्स है उसके लास्ट चैप्टर जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके बारे में पढ़ाऊँगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस चैप्टर के कुछ पोर्शंस को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाइए ताकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हों उनको आप नोट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो पहला वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें मैंने जो आपको पढ़ाना शुरू किया था, जिस पॉइंट पे हमने वीडियो को एंड किया था, वो पॉइंट था बफर सिस्टम। व्हाट इज़ द बफर स्टॉक और बफर सिस्टम। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि बफर स्टॉक इज़ द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी जो बफर स्टॉक होता है यह अनाज का क्या होता है, फूड ग्रेन्स का क्या होता है, स्टॉक यानी कि भंडार होता है। नेमली व्हीट एंड राइस, और स्पेशली क्या होता है, गेहूं और चावल का। प्रोक्यूर्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई, यानी भारत की संस्था है जिसको बोलते हैं एफसीआई, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता क्या है, यह किसानों से मंडियों में उनके फूड ग्रेन्स की खरीदारी करता है और इसका भंडारण करता है। और एफसीआई के द्वारा जो ये प्रोक्यूरमेंट यानी खरीदारी होती है, जो भंडारण होता है, वही गवर्नमेंट का बफर स्टॉक होता है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। आप अपनी बुक रीडिंग के साथ साथ यहाँ से समझ भी सकते हैं कि द एफसीआई परचेजेस व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन द स्टेट वेयर देयर इज ए सरप्लस प्रोडक्शन, यानी एफसीआई उन राज्यों से जहाँ पर गेहूँ और चावल का उत्पादन अधिक होता है वहाँ से एफसीआई इन चीज़ों की खरीदारी करती है, यानी गेहूं और चावल की खरीदारी करती है। द फार्मर आर पेड ए प्री, देखते हैं ऊपर क्या लिखा है, प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, और किसानों को उनकी जो अनाज बिकते हैं उसके बदले उनको एक प्री अनाउंस्ड प्राइस दिया जाता है। यानी जब किसान अपने फूड ग्रेन्स को बेचता है तो उसके बदले उनको प्री अनाउंस्ड यानी पहले से ही घोषित मूल्य दिया जाता है। दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी एमएसपी। उस प्राइस को एमएसपी कहा जाता है। द एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोविंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू द फार्मर्स फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप्स। ये जो प्राइस होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, यानी डिक्लेयर किया जाता है। यानी एमएसपी जो होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। और कब किया जाता है, मान लीजिए आपका अक्टूबर का महीना या नवंबर का महीना मान लेते हैं, मान लीजिए नवंबर का महीना है। नवंबर के महीने में गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है, तो नवंबर के महीने में ही सरकार डिक्लेयर कर देती है कि इस बार सरकार किसानों से गेहूं को किस रेट पर खरीदेगी। और जो रेट इस समय यानी नवंबर में ही बुआई के समय ही, गेहूं की बुआई के समय ही गवर्नमेंट गेहूं का जो दाम तय करेगी, डिक्लेयर करेगी, उसी को कहते हैं एमएसपी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि उसी कीमत पर गवर्नमेंट उन किसानों से फूड ग्रेन्स को खरीदेगी। इसी प्राइस को कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एमएसपी। और ये बुआई के समय ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसानों को क्या मिले, इंसेंटिव, लाभ मिले, उनको कुछ लाभ दिखाया जाए। और किसानों को ये लाभ क्यों दिखाया जाता है, किसानों को ये लाभ इसलिए दिखाया जाता है ताकि प्रोडक्शन को रेज किया जा सके, इन फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। टू रेज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स द गवर्नमेंट डिक्लेयर मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स एट द टाइम ऑफ द सोइंग, यानी बुआई के समय ही गवर्नमेंट उन फसलों का दाम डिक्लेयर करती है ताकि किसान उन फसलों का उत्पादन बढ़ा सके और गवर्नमेंट उनको खरीदकर अपना स्टॉक यानी बफर स्टॉक बना सके। आगे बढ़ते हैं। द परचेज्ड फूड ग्रेन्स और स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। अभी जो खरीदारी होती है, परचेज माने खरीदारी, फूड ग्रेन्स माने अनाजों की, और स्टोर माने भंडारण किया जाता है इन द
ग्रेनरीज माने गोदाम खानों में, गवर्नमेंट के पास गोदाम खाने होते हैं, उन्हीं गोदामों में इन फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। डू यू नो व्हाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट? क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट इन बफर स्टॉक को का निर्माण क्यों करती है, यानी गवर्नमेंट इन बफर स्टॉक को रन क्यों करती है? दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डेफिसिट एरियाज एंड अमंग द पुअरर स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी एट द प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, आल्सो नोन एज द इशू प्राइस। ये भंडारण गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए किया जाता है ताकि वह फूड ग्रेन्स को क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। किनके बीच में? इन द डिफिसिट एरियाज। डिफिसिट एरियाज माने मान लीजिए इंडिया का 2 स्टेट हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं वेस्ट बंगाल, मान लीजिए स्टेट है वेस्ट बंगाल, और दूसरा स्टेट है आपका केरला। मान लीजिए वेस्ट बंगाल में आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ, मानी वेस्ट बंगाल में जो राइस का प्रोडक्शन हुआ वह बहुत ज़्यादा हुआ, तो गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल से राइस की परचेजिंग करेगी, यानी खरीदारी करेगी। और चूँकि केरला है, केरला में मान लीजिए राइस का प्रोडक्शन बहुत कम हुआ, तो यहाँ से जो राइस होगा वो कहाँ भेजा जाएगा, केरला स्टेट में भेजा जाएगा, ताकि वहाँ पर जो लोगों की ज़रूरतें हैं चावल की उसको पूरी की जा सके। तो केरला जो होगा वो डिफिसिट एरिया होगा। तो गवर्नमेंट उन स्टेट से जहाँ पर प्रोडक्शन अधिक हुआ है वहाँ से फूड ग्रेन्स की परचेजिंग करेगी और इनको उन इलाकों में पहुँचाएगी जो डेफिसिट एरिया होंगे, यानी जहाँ उत्पादन कम होगा। और ऐसा गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि वह इस अनाज को पुअरर स्टार्टा, यानी जो गरीबी के स्तर पर हैं, जो बहुत निचले स्तर पर हैं समाज के, उनके बीच कम एट ए लोअर प्राइस, माने कम कीमत पर, जो बाज़ार में मान लीजिए बाज़ार में चावल की कीमत है 60 रुपये पर केजी, तो गवर्नमेंट इसको 60 रुपये पर केजी के दर पे नहीं बेचेगी, इसको कम दाम पर, मिनिमम दाम पर, जिससे वो गरीब आदमी खरीद सके, उस दाम पर इसको उन गरीबों के बीच सरकार बेचेगी। और ये जो प्राइस होता है इसको बोलते हैं इशू प्राइस, इसको बोलते हैं इशू प्राइस। तो ये डिफिनीशन आ सकता है एग्जाम में, आप इसको नोट कर लें कि व्हाट इज़ द इशू प्राइस। तो आप लिख सकते हैं इशू प्राइस इज ए प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर द पुअरर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, यानी सरकार जब अपने गोदाम से यानी स्टॉक से बाजार से कम कीमत पर अनाज को समाज के गरीब तबके के लोगों को बेचती है, तो जिस दाम पर यह राशन यानी कि अनाज गरीबों को बेचा जाता है उसी दाम को, उसी प्राइस को इशू प्राइस कहते हैं। अगला है दिस आल्सो हेल्प्स रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैलेमिटी। दूसरा कारण यह है कि गवर्नमेंट बफर स्टॉक इसलिए बनाती है ताकि जब कभी एडवर्स यानी विपरीत, वेदर माने मौसम, कंडीशन माने दशा, जब विपरीत मौसम की दशाएं हों, यानी मौसम अच्छा न जाए, प्रोडक्शन कम हो जाए, उसके लिए भी, उस स्थिति से निपटने के लिए गवर्नमेंट बफर स्टॉक बनाती है। दूसरा कारण यह है कि जब देश में, मैंने पहले वीडियो में बताया था, जब देश में क्या हो, नेशनल कैलेमिटी आ जाए, यानी राष्ट्रीय आपदा का समय हो, उस समय गवर्नमेंट का यही बफर स्टॉक काम आता है। यानी बफर स्टॉक गवर्नमेंट इसलिए बनाती है ताकि जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं उनको बाज़ार से कम कीमत पर फूड ग्रेन्स उपलब्ध करा सके। दूसरा ये है कि एडवर्स वेदर कंडीशन के समय, मान लीजिए कोई समय आया जिसमें मौसम ने साथ नहीं दिया, तो उस समय लोगों को अनाज की किल्लत ना हो, उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, इसलिए बफर स्टॉक बनाया जाता है। और जो तीसरा रीज़न है कि नेशनल कैलेमिटी के समय इसका वितरण किया जा सके, इसलिए गवर्नमेंट बफर स्टॉक बनाती है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। द फूड प्रोक्यूर्ड बाई FCI इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स एमंग द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी FCI के द्वारा ये जो अनाज खरीदा जाता है यह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स, यानी गवर्नमेंट ने कुछ विनियमित, रेगुलेटेड का मतलब होता है विनियमित, यानी कानून के दायरे में, जिसे
आप गाँव में देखते होंगे ना, राशन कोटे की दुकान, उसी को बोलते हैं विनियमित। राशन शॉप माने अन्न की दुकान, यानी राशन की दुकान, फूड ग्रेन्स की दुकान। और ये जो गांव के कोटेदार होते हैं वो ही इस कैटेगरी में आते हैं। तो गवर्नमेंट इन कोटेदारों के माध्यम से, यानी विलेज लेवल पर जो राशन शॉप्स हैं उनके द्वारा समाज के गरीब वर्ग के लोगों को यही अनाज बांटा जाता है। गवर्नमेंट अपने कल्याणकारी योजनाओं में अपने बफर स्टॉक से अनाजों का वितरण गरीबों के लिए मार्केट से कम प्राइस पर करती है। दिस इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसी को कहा जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये डेफिनेशन आपको यहाँ से लिखना है, ये वाली डेफिनेशन जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आप अपनी बुक से इसको लिख सकते हैं कि यदि क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज। अभी जो राशन की दुकानें हैं यह देश के लगभग हर क्षेत्र में आज मौजूद हैं। हर गांव में राशन की दुकान है, कोटेदार होते हैं, वे ही इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में जो राशन की दुकानें हैं उनकी संख्या कितनी है? 5.5 लाख, यानी 5.5 लाख दुकानें पूरे देश में हैं राशन की, जो कि रेगुलेटेड राशन शॉप्स हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राशन शॉप्स आल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स। इन्हें जो दूसरा नाम दिया जाता है, यानी राशन की जो दुकानें हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, इन्हीं दुकानों को कहा जाता है फेयर प्राइस शॉप्स। हिंदी में इसे कहेंगे उचित दर की दुकान, यानी ऐसी दुकान जहां आपको सामान उचित दर पर मिलते हैं। सामान बल्कि वही फूड ग्रेन्स आप कह सकते हैं। तो जो ये पीडीएस के अंतर्गत गवर्नमेंट रेगुलेटेड शॉप्स होती हैं, इन्हीं को फेयर प्राइस शॉप्स कहा जाता है। अगर यहाँ से डेफिनेशन आपको लिखने को आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि द शॉप्स regulated by the government of India is known as fair price shops, and these fair price shops has been set up at the village, टाउन एंड सिटी लेवल। यानी ये जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं इनका जो निर्माण किया गया है ये शहरों में भी है, कस्बों में भी है और गांव में भी है। इनकी कुल संख्या 5.5 लाख है। कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर एंड केरोसिन फॉर कुकिंग। और यहाँ पर बिकता क्या है ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या बिकता है। यहाँ पर फूड ग्रेन्स यानी अनाज बिकता है, शुगर यानी कि चीनी बिकता है, और केरोसिन यानी मिट्टी का तेल बिकता है। हालांकि वर्तमान में मिट्टी का तेल अब नहीं दिया जाता है, पहले मिलता था अब नहीं मिलता है, तो केरोसिन आप इसमें से रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल फूड ग्रेन्स और शुगर को ऐड कर सकते हैं, और आजकल तो नमक और ऑयल भी मिल रहा है इन फेयर प्राइस शॉप्स पर। दिस आइटम आर सोल्ड टू पीपुल एट ए प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन सामानों को बाज़ार से कम कीमत पर बेचा जाता है, यानी इन सामानों का जो बाज़ार में प्राइस होता है उससे कम कीमत पर ये इन फेयर प्राइस शॉप्स पर बेचा जाता है। एंड फैमिली विद ए राशन कार्ड कैन बाय ए स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम्स। अब इन दुकानों से कोई भी परिवार जो उसके लिए निर्धारित है, स्टिपुलेटेड माने निर्धारित है, उतनी मात्रा में अनाज खरीद सकता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है 35 kg ऑफ ग्रेन्स यानी 35 किलो अनाज, 5 लीटर केरोसिन 5 लीटर मिट्टी का तेल जो कि ये बंद हो चुका है, एंड 5 kg ऑफ शुगर और 5 किलो चीनी एवरी मंथ फ्रॉम नियर बाई राशन शॉप। यानी कोई एक फैमिली अपने पूरे परिवार के लिए 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर केरोसिन मिट्टी का तेल और 5 किलोग्राम चीनी की खरीदारी कर सकती है। तो यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल गया पीडीएस सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये कुछ फैक्ट दिया गया अंडरलाइन करके देखते हैं क्या है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ राशन कार्ड्स, यानी यहाँ राशन कार्ड्स के बारे में बताया गया है। वे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंत्योदय कार्ड्स फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी जो सबसे गरीब हैं, अत्यंत गरीब हैं, उनके लिए अंत्योदय
कार्ड है, और बीपीएल कार्ड्स फॉर द दोज बिलो पॉवर्टी लाइन, और दूसरा कार्ड है बीपीएल यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं उनके लिए बीपीएल कार्ड है, एंड एपीएल कार्ड्स फॉर ऑल अदर्स, और जो बाकी बेचारे बच गए उनके लिए एबव द पावर्टी लाइन, एबव द पावर्टी लाइन यानी एपीएल कार्ड है। तो राशन कार्ड कुल कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। पहला है अंत्योदय कार्ड, आप ऐसे लिख सकते हैं एसी यानी कि अंत्योदय कार्ड। दूसरा कार्ड है बीपीएल यानी बिलो द पुअर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं, और थर्ड जो कार्ड है उसको बोलते हैं एपीएल यानी एबव द पावर्टी लाइन। तो इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है कि जो राशन कार्ड हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जिसकी हमने बात की अंत्योदय कार्ड, दूसरा है बीपीएल यानी बिलो द पुअर्टी लाइन, और तीसरा है एपीएल यानी एबव द पावर्टी लाइन। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं, आप इन एक्टिविटीज़ को पढ़िए और इनको आपको स्वयं करना है। अगर इनको करने में किसी प्रकार की डाउट्स हैं आपके अंदर या क्यूरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन पर्सनली मैसेज मी इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्टिविटी, एंड आई एम प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पैरा which begins from here that the introduction of the rationing in India dates back to the 1940s against the backdrop of the Bengal famine। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1943 में बंगाल में एक फेमेन यानी कि अकाल पड़ा था, और उसी अकाल के समय से ही ये जो राशनिंग यानी राशन के वितरण की व्यवस्था है उसी समय शुरू की गई थी। उसी की पृष्ठभूमि, बैकड्रॉप माने पृष्ठभूमि में शुरू की गई थी जब बंगाल में अकाल पड़ा था जिसमें 30 लाख लोग मारे गए थे। उसी के पृष्ठभूमि में ये जो राशनिंग का सिस्टम है इसको शुरू किया गया था, यानी कोई भूख से न मरने पावे, कोई भोजन के बगैर न मरने पावे, इसलिए राशनिंग की सिस्टम जो शुरू किया गया था वह शुरू किया गया था 1940 यानी 50 के दशक में। द राशनिंग सिस्टम वॉज revived in the wake of an active food shortage during the 1960s। इसके बाद 1960 में, यह भी आपको नोट करना है, 1960 के दशक में फूड ग्रेन्स में अचानक गिरावट आ गई थी। इसकी जो उत्पादन था उसमें अचानक शॉर्टेज यानी कि गिरावट आ गई थी। उसके मद्देनज़र देखते हुए ये जो राशनिंग का सिस्टम था इसको पुनर्जीवित किया गया। रिवाइव माने पुनर्जीवित करना, यानी 1940 में सिस्टम शुरू हुआ, बीच में हो सकता है कुछ इसमें गिरावट आई हो, सरकार ने इस पर ध्यान न दिया हो, लेकिन जब 1960 के दशक में फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में अचानक तेज़ गिरावट आई होगी और फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, तो गवर्नमेंट ने इसको 1960 में फिर से क्या किया, रिवाइव यानी कि पुनर्जीवित कर दिया था। प्रायर टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के ठीक पहले ये जो फूड शॉर्टेज आई थी यह ग्रीन रिवॉल्यूशन के ठीक पहले आई थी। एंड पिछले लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आपको बताना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन देश में कब हुआ एंड हु वाज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी आपको बताना था ग्रीन रिवॉल्यूशन में किस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान था और ये कब हुआ था देश में। इस वीडियो के कमेंट में आप लिखकर अपना आंसर दे सकते हैं। इन द वेक ऑफ द हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी लेवल, अब देश में जो गरीबी का स्तर है वह गरीबी का स्तर क्या है, बहुत ऊंचा है। तो देश में गरीबी के उच्च स्तर को देखते हुए एज रिपोर्टेड बाय NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप नोट कर लें फुल फॉर्म NSSO, इसको कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यह जो संगठन है यह पुअर्टी लाइन को डिसाइड करने वाला सर्वे करता है, यानी NSSO पहले सर्वे करता है, सर्वेक्षण करता है पूरे देश में, और उस सर्वेक्षण के आधार पर भारत में पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो मैं अलग से बता रहा हूँ इसको आप नोट कर लेंगे कि भारत में जब भी पॉवर्टी लाइन को डिफ़ाइन करना होता है तो उस पॉवर्टी लाइन को डिफ़ाइन करने से पहले सर्वे होता है पूरे देश में, और वो सर्वे करने का काम करता है NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि NSSO द्वारा रिपोर्ट दी जाती है और उसके आधार पर गरीबी का देश में निर्धारण होता है। 3 इम्पोर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम वर इंट्रोड्यूस्ड, इसी
NSSO के सर्वेक्षण के आधार पर देश में 3 प्रकार के भोजन से संबंधित, फूड ग्रेन से संबंधित प्रोग्राम चलाए गए थे। अब उन प्रोग्रामों को हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम थे। तो उसमें से जो पहला प्रोग्राम था उसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए दिया गया है, आप पढ़ सकते। तो जो पहला प्रोग्राम चलाया गया था उसका नाम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको शॉर्टकट में PDS बोलते हैं। यानी NSSO के सर्वे के आधार पर भारत की सरकार ने उस समय 3 फूड ग्रेन से संबंधित प्रोग्राम चलाए थे। पहला प्रोग्राम था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक या लोक वितरण प्रणाली। दूसरा था फॉर फूड ग्रेन्स यानी अनाज के लिए, फॉर एग्जिस्टेंस एलियर आउट स्ट्रेंथेंड बट स्ट्रेंथेंड देयर आफ्टर। दूसरा जो प्रोग्राम था उसका नाम था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS। तो ये फुल फॉर्म आपको लिखने हैं, इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए ICDS का फुल फॉर्म क्या है तो इसका होगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। हिंदी में से कहेंगे एकीकृत। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत, चाइल्ड का मतलब जानते हैं बच्चा, डेवलपमेंट विकास यानी बाल, एकीकृत बाल विकास सेवा। ICDS को हिंदी में कहेंगे एकीकृत बाल विकास सेवा। ये दूसरी योजना थी जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई और इंट्रोड्यूस्ड इन 1975। ये कब शुरू किया गया था इसको भी देख लीजिए, 1975 ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, और इसको प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था। ये जो स्कीम है ICDS का, इसको प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था। और जो तीसरी स्कीम चलाई गई थी उसका नाम है फूड फॉर वर्क यानी काम के बदले भोजन, शॉर्टकट में इसको कहेंगे FFW, एंड इंट्रोड्यूस्ड इन 1977-78। और इसे कब लॉन्च किया गया था? 1977-78 में। तो आप ऐसे कॉलम बनाइएगा, इधर लिखेगा प्रोग्राम और इधर लिखेगा ईयर, ऐसे बनाना है आपको नोट पर। इधर आप लिखेंगे पहला PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसका ईयर भी आपको इस साइड में लिखना है। दूसरा आपको यहाँ पर लिखना है ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये कब शुरू किया गया इसका ईयर यहाँ लिखिएगा। और तीसरा जो था फूड फॉर वर्क यानी कार्य के बदले भोजन, इस स्कीम को कब शुरू किया गया उसका ईयर यहाँ लिख दीजिएगा। इस तरह आपको अपने नोट्स पर इनको लिखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ओवर द ईयर्स सेवरल न्यू प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड एंड सम हैव बीन रीस्ट्रक्चर्ड विद द ग्रोइंग एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रोग्राम। इसके बाद भी कई प्रोग्राम जो है शुरू किए गए जो कि फूड ग्रेन से रिलेटेड थे, और कई पुराने जो प्रोग्राम चल रहे थे उनको रीस्ट्रक्चर्ड किया गया, यानी उनका जो ढांचा था, जो उनका सिस्टम था, उसमें परिवर्तन किया गया। एट प्रेजेंट देयर आर सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। अब वर्तमान में बहुत सारे प्रोग्राम हैं। एट प्रेजेंट माने वर्तमान में, देयर आर सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम वर्तमान में भी चलाए जा रहे हैं। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं PAPs यानी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अंडरलाइन करते चलेगा अपनी बुक में भी, बुक आप रीड कर रहे होंगे मेरे साथ, तो अपनी बुक में आप इसको अंडरलाइन करते चलेगा। मोस्टली इन रूरल एरियाज, और जो PAPs चलाए गए ये अधिकांशतः कहाँ चलाए गए? रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए गए। विच हैव एन एक्सप्लिसिट फूड कंपोनेंट आल्सो, और इन प्रोग्राम में जो है ये फूड कंपोनेंट यानी कि फूड ग्रेन्स का बहुत बड़ी भूमिका है। यानी जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए गए उन सभी प्रोग्राम में फूड ग्रेन्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम में ज़्यादातर फूड ग्रेन्स को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वाइल सम ऑफ द प्रोग्राम्स सच एज PDS, मिड मील्स एक्सेट्रा और एक्सक्लूसिवली फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, जबकि कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो स्पेशली किससे जुड़े हुए हैं? फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए प्रोग्राम हैं। इन प्रोग्रामों को हम देख लेते हैं, जैसे कि
पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मिड डे मील। मिड डे मील आप देखते होंगे स्कूलों में बच्चों को दोपहर में भोजन कराया जाता है। जितने भी गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल हैं और मिडिल स्कूल है वहाँ बच्चों को दोपहर में खाना खिलाया जाता है। मेनू होता है, हर दिन खाना बदल बदल के खिलाया जाता है। ये प्रोग्राम फूड सिक्योरिटी के कारण ही खिलाया जाता है कि हो सकता है कुछ बच्चे वहाँ गरीब तबके से आते हों जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हों, उनके घर भोजन की व्यवस्था ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने उनके लिए स्कूलों में मिड डे मील्स की व्यवस्था की है और परिवारों के लिए पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत की है। ये सारे प्रोग्राम क्या हैं? ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जुड़े हुए प्रोग्राम हैं, तो इनको आप नोट कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द पीएपीज आल्सो इनहेंस फूड सिक्योरिटी। और जो पीएपी हैं प्रोग्राम हैं इनसे इनहेंस माने बढ़ाने का काम करते हैं। क्या? फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा को बल देते हैं। ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है ये खाद्य सुरक्षा के जो एम है उसको महत्व को है उसको बढ़ाते हैं, उसको बल देते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू द फूड सिक्योरिटी बाई इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअर। अब यहाँ पर एक नई चीज़ दिया है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यानी रोजगार देने वाले प्रोग्राम। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो होते हैं ग्रेटली कंट्रीब्यूट बहुत भारी योगदान करते हैं टू द फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने में जो रोजगार देने वाले प्रोग्राम हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, ताकि उनकी जो इनकम है उसको, गरीबों की जो इनकम है उसको क्या कर सकें? इंक्रीज कर सकें। इसके जो ताज़ा एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं गांव में मनरेगा। गांव में जो ग्राम पंचायत के माध्यम से मनरेगा चलता है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक हाउस होल्ड को, जो गरीब हाउस होल्ड हैं, गरीब परिवार हैं, उनके प्रत्येक फैमिली के एक मेंबर को कम से कम साल भर में 100 दिन का रोजगार उनको उपलब्ध कराया जाए। तो ये जो 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि उनको फूड सिक्योरिटी जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो जो ये एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाए जाते हैं इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोग फूड सिक्योरिटी जैसी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। अब यहाँ पर सजेस्टेड एक्टिविटी दिया गया है, इसको आप पढ़ेंगे, स्वयं से पढ़ेंगे। इसमें जो कहा गया उसको समझने की कोशिश करेंगे और यदि उसको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट्स आते हैं तो आप उसको पूछ सकते हैं। और यहाँ देखते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी ये एक कानून बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसको आप पढ़ लेंगे। फिलहाल मैं इसको रीड आउट करके आपको समझा देता हूँ कि दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइस यानी हर व्यक्ति की पहुँच में भोजन मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने इस एक्ट को बनाया था। इस एक्ट के तहत हर गरीब को जो है न्यूट्रिशनल यानी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिल सके उसकी व्यवस्था सरकार ने इस कानून के जरिए की है। अंडर दिस एक्ट 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन हैव बीन कैटेगराइज्ड एज एलिजिबल हाउस होल्ड फॉर द फूड सिक्योरिटी। इस कानून के तहत जो गांव की जनसंख्या है उसका 75% और जो शहरों की जनसंख्या है उसका 50% एलिजिबल माने गए हैं, यानी वे बाज़ार से कम कीमत पर राशन की खरीदारी कर सकें। इसके लिए जो क्राइटेरिया है वह रूरल पॉपुलेशन का 75% लोग और अर्बन पॉपुलेशन के 50% लोग उसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी उनको गरीब माना गया है जो राशन की दुकानों से अनाज की परचेजिंग खरीद कर सकते हैं। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है करंट स्टेटस ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी अभी करंट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो दशा है, स्थिति है, वह कैसी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर।